ओके, चलो रेडी बेटा? ओके चलो, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हेडिंग क्या लगाई आप लोगों ने? हेडिंग लगाई भारत का महान मरुस्थल। क्या हेडिंग लगाई बेटा? भारत का महान मरुस्थल। क्लियर बात है? यही लगाई हेडिंग? ओके चलो सुनिए बेटा, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे विशेषताओं के संदर्भ में कि भारत के महान मरुस्थल की विशेषता क्या है। फिर इसका पढ़ेंगे विस्तार, विस्तार के साथ साथ में कौन कौन से राज्यों में विस्तार है। फिर इनकी कुछ ऐसी विशेषताएं पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबसे पहले मैं लोकेशन के संदर्भ में बात करूं, या फिर पहले अपन टॉपिक ले रहे हैं विस्तार, इसका कहां से कहां तक है। जब भी किसी भौतिक प्रदेश को पढ़ते हैं तो हमें उनकी विस्तार के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखिए इसका विस्तार जो है वो भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? 4 राज्यों में। कितने राज्यों में बेटा? इसका विस्तार जो है वो भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? 4 राज्यों में। क्लियर बात है? अब देखते हैं कौन कौन सा राज्य है। सबसे पहला राज्य की बात करूंगा तो पहला राज्य कौन सा है बेटा? पहला राज्य कौन सा है? सबसे पहला राज्य राजस्थान है। दूसरा राज्य कौन सा है? गुजरात है। तीसरा राज्य कौन सा है बेटा? पंजाब है। चौथा राज्य कौन सा है बेटा? हरियाणा है। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर बात है कि भारत के महान मरुस्थल का विस्तार 4 राज्यों में फैला हुआ है। यदि मैं इसी जगह बात करूं थार के मरुस्थल की, ये तो मैंने हेडिंग आपके सामने लगाई है कि भारत का महान मरुस्थल, जबकि हम पर्टिकुलर अगर थार के मरुस्थल की बात करें तो थार का मरुस्थल जो है बेटा वो 2 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में फैला हुआ है? 2 देशों में फैला हुआ है। उसको भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। यस, क्या है? अगर हम किसकी बात करें? थार के मरुस्थल की, समझना है बेटा साथ साथ में। यदि हम बात करें थार के मरुस्थल की तो इस थार का जो मरुस्थल है ये कितने 2 देशों में इसका क्या है? फैलाव है। कितने देशों में बेटा? 2 देशों में इसका फैलाव है। इसमें यदि हम बात करें तो पहला नाम अगर डालें तो उसका नाम क्या है बेटा? भारत है। दूसरा यदि नाम कहें तो क्या नाम है बेटा? पाकिस्तान है। यही थार का मरुस्थल भारत में होगा तो किस नाम से जाना जाएगा बेटा? भारत का महान मरुस्थल के नाम से जाना जाएगा। और यदि हम भारत और पाकिस्तान दोनों को साथ मिला के अगर मरुस्थल के बारे में बात करेंगे तो उसका नाम क्या होगा बेटा? थार का मरुस्थल। क्लियर बात है? और यह भारत के कितने राज्यों में बेटा? 4 राज्यों में इसका क्या है? विस्तार है। यस, आपके सामने लिखे हुए पड़े। और वहीं अगर बात करें पाकिस्तान के 2 राज्यों में, राज्य की जगह मैं प्रांत कहूंगा तो ठीक रहेगा, 2 प्रांतों में इसका क्या है बेटा? विस्तार है। क्लियर बात है? तो इधर ध्यान दीजिएगा, भारत के 4 कौन से राज्य हैं जो आपके सामने रखे हुए हैं? फिर भी हम वापिस शॉर्ट में लिख देते हैं, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। टोटल भारत के कितने राज्य हैं? 4 राज्य, जिसमें भारत का महान मरुस्थल फैला हुआ है। क्लियर बात है? इधर हम पाकिस्तान के संदर्भ में बात करें तो पहला है पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। पता है ना, पाकिस्तान में भी पंजाब क्या है? राज्य है। क्लियर बात? जिसको प्रांत कहा जाता है। दूसरा कौन सा प्रांत है बेटा? सिंध प्रांत। जहां हम राज्य के नाम कह रहे हैं वहां इनका नाम क्या होगा? प्रांत है। बस इतना ही फर्क है और कोई अलग नहीं है। मेरे ख्याल से ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्लियर बात है कि भाई थार का मरुस्थल है वो 2 देशों में इसका विस्तार है। एक देश जो है वो भारत है, दूसरा देश जो है पाकिस्तान है। फिर हम वापस भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? 4 राज्यों में फैला हुआ है। उसमें पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। दूसरा, तीसरा और चौथा हरियाणा। क्लियर बात है बेटा? वहीं अगर पाकिस्तान के संदर्भ में बात करें तो कितने राज्यों में बेटा? 2 राज्यों में फैला हुआ है। यस, ओके। और कौन कौन से 2 प्रांत है? पंजाब और सिंध, जो भारत के क्या है? पड़ोसी प्रांत है। उतार लीजिएगा।
फिर आगे बढ़ते हैं। कैसे बेटा? हम्म। पत, मेरी बात सुनिएगा, यदि हम पश्चिमी तट की बात करें तो पश्चिमी तट 50 से 100 है। हाँ, वो 110 100 मानो, कोई बात नहीं, एवरेज है। 50 से 110 है और दूसरी वाली 100 से 150 है। इसका मतलब पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो संकड़ा है और पूर्वी तटीय मैदान जो है वो चौड़ा है। क्लियर? लंबाई नहीं है, चौड़ाई लिखाई हुई। तो चौड़ाई तो एवरेज में पूरी सेम ही रहेगी बेटा, औसतन निकाली जाती है। यहां चौड़ाई जो होती है वो होगी, मैं आपको बता रहा हूं, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। मैदानों को दोनों को कंपेयर करें तो पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो संकड़ा है, जो 50 से 100 किलोमीटर इसका क्या है, विस्तार है। क्लियर बात है? वहीं दूसरी तरफ अगर कौन सा लें, पूर्वी तटीय मैदान, तो पूर्वी तटीय मैदान कटा फटा है, इसका मतलब इसका विस्तार ज्यादा है, जो कि 100 से 150 किलोमीटर तक एवरेज में है। चाहे वो उत्तरी सरकार का तट हो, चाहे गोलकुंडा का हो, चाहे वो अपन बात करेंगे कोरोमंडल का हो, एवरेज उसका इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों को दोनों की कंपेयर में लिखना है कि पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो संकड़ा है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान जो है विस्तृत है। ओके, चलो इधर बात करेंगे। उतार लिया क्या बेटा? क्लियर है? उतार लो, बढ़े आगे। यस, चलिए ध्यान दीजिए बेटा। तो हमारा विस्तार का पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अगर हम क्षेत्रफल के संदर्भ में बात करें तो लगभग अपन कह सकते हैं 2.5 लाख से 3 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्या माना जाता है, फैलाव माना जाता है। ठीक है बेटा, क्षेत्रफल के संदर्भ में बात करें, क्षेत्रफल के संदर्भ में बात करें तो कई जगह लिखा हुआ 2.38 लाख वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? ओके, स्थिति मैंने आपको बता दी। स्थिति कौन कौन से राज्य हैं, जो विस्तार है वहीं स्थिति है। टोटल कितने राज्य है बेटा? 4। यस, अगली हम बात करेंगे सीधी हेडिंग लगा दीजिए बेटा, विशेषताएं। अब हम आराम से सबकी विशेषता पढ़ेंगे। विशेषताएं, विशेषताओं के संदर्भ में बात करूं तो भाई भारत का महान मरुस्थल राजस्थान राज्य में, भारत का या भारत के महान मरुस्थल, ऐसे लिखना है बेटा। मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान, कोष्ट में लिख देना 61% राज्य में है। वहीं अगर कम के संदर्भ में बात करें तो हरियाणा राज्य होगा। ठीक है, दूसरा सर्वाधिक विस्तार पूछे तो गुजरात। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्लियर है? राजस्थान सबसे ज्यादा, कम गुजरात, उससे कम पंजाब और सबसे कम हरियाणा। याद रह जाएगा, कंप्लीट है। ओके, लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे यहां की मृदा के बारे में। कैसी है यहां की मृदा? मृदा है बेटा रेतीली, या इसको क्या कहते हैं,
ब्लूई, मिट्टी या मृदा। क्लियर बात है? रेतीली। मृदा के बाद में अगली बात करें विशेषताओं के संदर्भ में, आराम से पढ़ना है। जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं भारत के संदर्भ में उतना हम लोग पढ़ लेंगे। यस, अगली हम बात करेंगे क्या पढ़ेंगे बेटा? वनस्पति कैसी है। यहां की वनस्पति जो है वो कंटीली झाड़ियों के रूप में होगी, है ना। तो सीधा अपन लिख सकते हैं इसको, यहां की वनस्पति का सीधा नाम होगा मरूद भेद, या इसको कहते हैं जीरोफाइट। मरूद भिद या जीरोफाइट। क्लियर बात है बेटा? अगला, वर्षा कितनी होती है? या फिर ऐसा सीधा लिख दो, 10 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक। क्लियर बात है बेटा? अगला लिखिए, भारत के महान मरुस्थल का विस्तार राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे स्थित है। ध्यान से सुनिए, भारत के महान मरुस्थल का विस्तार राजस्थान में कहां है? अरावली के किस तरफ है बेटा? पश्चिम में। और कौन सी सीमा के सहारे हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे। तो राजस्थान का बोला है मैंने। यस, अगली बात करते हैं बेटा। यहां तापमान खूब है, तापमान खूब है, इसलिए क्या होता है, यहां वाष्पीकरण की क्रिया ज्यादा होती है। कौन सी क्रिया बेटा? वाष्पीकरण की। सुनना मेरी बात को, यहां क्या होता है बेटा? वाष्पीकरण की क्रिया सर्वाधिक। वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है यहां पर? सर्वाधिक होती है। क्या इसका परिणाम देखने को मिलता है? जी हां, वाष्पीकरण की क्रिया सर्वाधिक होती है, उसका परिणाम हमें देखने को मिलता है वनस्पति पर। वाष्पीकरण सर्वाधिक होने के कारण वनस्पति जो होती है वो कांटेदार होती है। कैसी होती है बेटा? कांटेदार। और ज्यादा वाष्पीकरण हुआ तो वो पत्तियां, छोटी छोटी जो पत्तियां हैं, वो किस में बदल जाएगी बेटा? कांटे में बदल जाएगी। यहां के पौधे जो है उनकी छाल जो होती है वो मोटी होती है। ये उसके परिणाम देखने को मिलते हैं। पहला परिणाम क्या है? देखो प्रभाव इसका, वाष्पीकरण का प्रभाव से क्या है? यदि मैं पहले प्रभाव के संदर्भ में बात करूं, यस, पहला प्रभाव पढ़े तो बेटा ध्यान देना है, वनस्पति क्या होती है? कांटेदार। अच्छा, दूसरी बात क्या है? पेड़ों की पत्तियां
छोटी। फिर अगला क्या लिखोगे? वर्षा कम और वाष्पीकरण ज्यादा होने के कारण पत्तियां किस में बदल जाती है बेटा? पत्तियां किस में बदल जाती है बेटा? कांटों में बदल जाती है। अच्छा, लास्ट प्रभाव लिखना है। छाल मोटी होती है। ये सब के सब वाष्पीकरण की क्रिया ज्यादा और वर्षा कम होने के परिणाम स्वरूप होती है। उतार लीजिए। ये हमारे मरुस्थल की विशेषताएं हैं, हमें याद रखनी है। उतार लो। हो गया? बढ़े आगे। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? विस्तार सॉरी क्षेत्रफल राजस्थान में कितना है, मृदा कैसी है, वनस्पति। अच्छा, एक बात और बता रहा हूं, ये सारी विशेषताएं कौन सी वनस्पति की है? मरुद्भिद या जीरोफाइट की है। कौन सी वनस्पति की विशेषताएं बेटा? मरुद्भिद या जीरोफाइट वनस्पति की। क्लियर बात है बेटा? यस। चलिए अगली बात करते हैं। विशेषताओं के आगे पढ़ें तो आपको थोड़ा सा और डेटा मैं दे रहा हूं कि भाई ये जो मरुस्थल है, ये मरुस्थल कितने राज्यों में? मैंने कहा 4। कितने देशों में बोला? 2। एक और अगर बाय द वे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई 2 देशों में इसका फैलाव है, तो याद रखिएगा, यहां मैं लिख रहा हूं थार के मरुस्थल का फैलाव, याद रख लेना, 2 देशों में है। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान। अब अपने को एक बात और ध्यान रखनी है, इसमें पूछा जा सकता है भारत में इसका विस्तार कितने प्रतिशत है बेटा? 85% है। जबकि पाकिस्तान में इसका विस्तार कितना है? 15% है। एक तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी ही रखनी है। क्यों भाई? क्योंकि ऐसा बाय द वे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो हमें ध्यान रखना है। यस। अगली बात अगर मैं समझाऊं आपको तो समझिए बेटा, अगली बात मैं समझाऊं तो भारत में तो इसको कहा जाता है भारत का मान मरुस्थल। ठीक है। पाकिस्तान में क्या कहा जाता है यह भी आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चोलिस्तान कहते हैं। और इसमें से यदि मैं बात करूं तो सर्वाधिक विस्तार कौन से देश में है? इसका मतलब
क्या यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? चलो अगली बात करते हैं। मृदा हो गई, वनस्पति हो गई। अब हम बात करने वाले प्रमुख किसके संदर्भ में? नदी के संदर्भ में। तो यह भी हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए प्रमुख नदी की। प्रमुख नदी के संदर्भ में पढ़ें जो पश्चिमी राजस्थान की गंगा के नाम से जानी जाती है, इसका नाम क्या है? लूणी। इसको क्या कहते हैं? पश्चिमी राजस्थान की क्या है? और आपको जानकारी होगी अरावली के नाग पहाड़ की पहाड़ियों से निकलती है, अजमेर से। क्लियर बात है बेटा? याद रखना है उद्गम कहां से होता है? अजमेर की नाग पहाड़ी से। अब और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ध्यान से सुने। यहां पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, हालांकि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा तो नहीं दिया हुआ, लेकिन उसको नाम से जाना जाता है। उसका नाम क्या है बता आपको? बताइए क्या नाम है? क्या नाम है बताइए? राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उद्यान के संदर्भ में पढ़ें तो कौन सा है? मरु राष्ट्रीय उद्यान, पता है ना? क्लियर बात है बेटा? याद रखना है। इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। कौन से पक्षी के लिए जाना जाता, बताइए मुझे, बताइए कौन से के लिए? नहीं पता? गोडाउन का नहीं पता? यस, चलिए अगली बात करते हैं। यहां का तापमान औसतन 40 डिग्री सेल्सियस से लगभग 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। और यहां की अगर मैं जलवायु के बारे में बात करूं तो बेटा जलवायु यहां की है शुष्क व अर्ध शुष्क। क्लियर बात है बेटा? और एक बात और बता रहा हूं, यहां की अस्थायी झीलों को प्लाया कहा जाता है। याद रखना है, यहां की अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है? प्लाया। बताओ यहां तक बात समझ में आई बेटा? यदि आपको पूछ लिया जाता है कि दुनिया में विश्व में सबसे बड़े मरुस्थल में कितने नंबर पे हैं, तो है 17वें नंबर पे। और यदि दुनिया में पूछ लिया जाता है गर्म उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों की रैंकिंग में कितना है, 9वां नंबर लगता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, मैंने क्या कहा? विश्व के सबसे बड़े
मरुस्थलों में सत्रहवां स्थान। क्लियर बात है बेटा? तथा गर्म उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में नौवां स्थान रखता है बेटा। यह बात भी आप लोगों को जानकर रखनी है, उतार लो। हो गया? आगे बढ़े? ओके। यहां की सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन की अगर मैं बात करूं तो इस जगह मुख्य रूप से तो राजस्थान नहर है, जिसको इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है, और एक हमारी कौन सी नहर है? नर्मदा नहर है। तो लिखो नहर बराबर जिसको पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। और दूसरी कौन सी है? मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ रही है। मैं बहुत इजी वाली बातें कर रहा हूं, मैं इतनी डिटेल में नहीं करवा रहा हूं आप लोगों को। बेसिक ऊपरी ऊपरी नॉलेज तो आप लोगों को होना चाहिए, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ेंगे जब राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे तब। यस, क्योंकि इसका सर्वाधिक विस्तार ही उसी में ही है। सारी बातें राजस्थान में पढ़ेंगे तो फिर बार बार वो चीजें पढ़ने की बजाय हम लोग जो ऊपरी ऊपरी जो मेन मेन चीजें हैं उसको पढ़ लेते हैं। यस, यहां लहरदार धोरे पाए जाते हैं। धोरे शब्द का मतलब क्या होता है? रेत के टीलों या टिब्बों को क्या कहा जाता है? धोरा या धरियन कहा जाता है, सैंडून कहते हैं। यह भी कई बार क्वेश्चन आता है। अब मैं 4-5 लाइनें ऐसी लिखवा रहा हूं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो दुनिया का एकमात्र ऐसा है जो धनी और समृद्ध मरुस्थल है, जहां सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्लियर बात है? यह महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम में पूछी हुई है। विश्व का सबसे समृद्ध वह धनी मरुस्थल है। बाकी जितने सारे दुनिया में मरुस्थल है ना, वहां के लोग इतने धनवान नहीं है, वहां के लोग आज भी आदि जीवन जीते हैं। लेकिन ये दुनिया का ऐसा एकमात्र मरुस्थल माना जाता है, अपन कहेंगे दुनिया का ऐसा मरुस्थल है जहां लोग समृद्ध है, धनी है। हम लोगों को भी फीलिंग होती है कि हम एक डेजर्ट के बाट है, नहीं, कभी होता ही नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी सिटियां अंदर, विचार करिएगा आप लोग, लोगों की भौतिक सुख सुविधाओं को देख के हम लोग कभी नहीं कह सकते कि ये धोरों का रहने वाला आदमी है कि नहीं? बताइए, हमारे ऊपर पाश्चात्य संस्कृति का बहुत पहले प्रभाव आ गया है, हम लोगों के अंदर जागरूकता आ चुकी है, और हम दुनिया के उन मरुस्थल में से रहते हैं जो दुनिया का सबसे समृद्ध और धनी मरुस्थल है। अब कौन कौन सी संपदाओं के माध्यम से? तो जैविक संपदाओं के माध्यम से। पहला क्या है? यहां अत्यधिक
जैव विविधता तथा जैव संपदा पाई जाती है। लो जी, मरुस्थल है तो भी जैव संपदा है। और अगर मैं बात करूं तो ऐसा मरुस्थल है जिसमें सर्वाधिक कृषि भी की जाती है। रहते मरुस्थल में हैं, खेती बहुत करते हैं, तीनों सीजन ले रहे हैं। मानता हूं आपकी बात को, लेकिन इसमें जो मैंने चीजें आपके नीचे दिखवा रहा हूं वो सारी चीजें वहां पे अवेलेबल नहीं है। क्लियर बात है? वहां क्या निकल रहा है तो यहां भी हम कम है क्या? बाड़मेर तो दुबई बना हुआ है, मिनी दुबई के नाम से। आने वाले टाइम में, अभी आपको पता है उद्घाटन हो चुका है रिफाइनरी का। यस, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हम बहुत आगे बढ़ेंगे। हम उस मिट्टी में रहते हैं जहां बहुत सारे खनिजों का भंडार है, जहां देखो वहां भंडार। मतलब बाड़मेर सिटी से निकलते बाईपास करोगे तो कोयला ही कोयला है। अभी भी आए हुए हैं, बाईपास को पार करोगे सिंधी चौराहे से तो पूरा एरिया को कोयला क्षेत्र घोषित किया हुआ है। बस स्टे लगा हुआ है, आएगा समय स्टार्ट हो जाएगा खनन। गिरल, भाडका, कपूरडी कम थोड़ी है। रागेश्वरी, नागाना बड़े फेमस है हमारे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलिए, यस, अगली बात करेंगे। यहां सर्वाधिक जन घनत्व पाया जाता है, ऐसा कहीं नहीं है। ये सर्वाधिक जन घनत्व है, लेकिन कौन सी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बेटा ध्यान रखना। मरुस्थल दूसरे मरुस्थलों की अपेक्षा अन्य मरुस्थल की अपेक्षा, याद रखिएगा। नहीं तो सर्वाधिक जन घनत्व तो कहां है पता? भारत में उत्तर के विशाल मैदान में है। याद रखिएगा, हम लोग कंपेयर अभी कर रहे हैं ना, वो अन्य मरुस्थल से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और बता रहा हूं, परिवहन के सर्वाधिक साधन भी यहां पाए जाते हैं। या परिवहन व संचार की परिवहन का बहुत बड़ा जाल है। यहां पे हम लोगों को कभी फीलिंग ही नहीं होती, हर दौरे पे रोड है। और भारतमाला आने के बाद में तो हमारे बल्ले बल्ले लगी हुई है। यहां बॉर्डर रोड भी काम करती है, बीआरओ काम करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 1960 में जिसकी स्थापना हुई और चेतक रोडें बनाती है, जो सामरिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण सड़कें होती है, वो भी हमारे यहां पे है। भारतमाला तो वही क्लियर बात है। संचार की सुविधाओं की बात करेंगे तो खूब सारी यहां व्यवस्था है। ये तमाम प्रकार की जानकारियां जो है वो अगर कहीं मिलती है, हमारे वाले मरुस्थल में पॉसिबल है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और लिखिएगा आगे, खनिजों के विशाल भंडार है। खनिजों के विशाल क्या है बेटा? खनिजों के विशाल भंडार है। लिख दो। खनिजों के विशाल भंडार के साथ साथ में ऊर्जा स्रोतों की सर्वाधिक संभावना यही है कि नहीं? बताइए, ऊर्जा स्रोतों में सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्रोत अगर यहां पर माना जाता है तो वो कौन सी ऊर्जा बताइए मुझे? सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र भड़ला गांव जोधपुर में लगाया हुआ है। तो लिखिएगा, सौर ऊर्जा के विशाल भंडार है। सॉरी, क्या लिखोगे?
ऊर्जा स्रोतों का सर्वाधिकता, और मुख्य रूप से इसमें कौन सी बता आपको, मेन कौन सी है, और कौन सी एनर्जी है, विंड एनर्जी। देखा होगा आप लोगों ने, उतार लीजिए। यस, इतना उतारिए, फिर आगे बात करते हैं। उतार लिया। अब मैं 2-3 लाइनें लिखवाऊंगा, वहां कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा ये मरुस्थल का, क्योंकि ज्यादा जानकारी के लिए राजस्थान के पोस्टन में हम क्या करेंगे, संपर्क करेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस। यहां मैंने एक लाइन आपको लिखवाई थी, याद हो आप लोगों को तो, पलाया, या इसको एक प्रकार से खड़ीन कहा जाता है। और खड़ीन आपको पता होगा, खड़ीन शब्द बड़ा हमारे लिए फेमस है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि राजस्थान में फेमस है, और राजस्थान में भी जैसलमेर जिले के लिए फेमस है। तब कहा जाता कि जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जल का संचयन करने की सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई प्रणाली है तो खड़ीन है। पता है ना आप लोगों को? क्लियर बात है बेटा? और ये क्या है, एक प्रकार की अस्थाई क्या है, झील है, जबकि ये कृषि योग्य है भाई। ठीक है, अब मैं खड़ीन के संदर्भ में लिख रहा हूं। अच्छा, ये पलाया कैसे बनती है पता है आपको? ये धोरा है, ये धोरा है, इसके बीच में बनेगी अस्थायी झील। अस्थायी क्यों है? बारिश होगी तब तक रहेगी, कुछ दिन के बाद पानी सूख जाएगा और वहां के क्षेत्र में नमी हो जाएगी, फिर जमीन देगी हेबा। हेबा का मतलब समझते ही हो तुम लोग, नमी देगी, आर्द्रता देगी, फिर आराम से उसमें क्या करेंगे, खेती करेंगे। और ऐसी प्रक्रिया हम लोग और भी कुछ जगहों पे करते हैं, जो ऊंचे वाले भाग पर आगे बांध बनाकर पानी को रोका जाता है, और उसके बाद पानी क्या हो जाएगी। अच्छा, जल को सर्वाधिक सोखने की क्षमता किसमें है? हमारी रेतीली मिट्टी में है। यस एंड नो? याद रह जाएगा बेटा। तो हम लोग जो खड़ीन के संदर्भ में बात करें तो क्या लिखेंगे, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा वर्षा जल संरक्षण हेतु उपयोग में ली जाने वाली एक परंपरागत पद्धति है। परंपरागत है, ध्यान रखना। यस, ये बात आप लोगों को अगर समझ में आ गई तो हम लोग आगे बात करते हैं। सुनिए मेरी बात को। एक नाम और आता है बेटा, जिसका नाम आता है रन, या नाम आता है टाट। नाम सुना है क्या आपने? रन, रेडन, रण, रण ऑफ रेडन बड़ा फेमस हो गया भाई, है कि नहीं बताइए? और एक जानकारी के लिए और बता दूं कि थार का मरुस्थल जो है, जिसको भारत का मान मरुस्थल कहा जाता है, वो गुजरात के कच्छ के रण में सर्वाधिक उसका विस्तार है। राजस्थान में 61% है। सेकंड नंबर किसका लगता है? गुजरात का। और गुजरात का लगभग लगभग कच्छ का रण का हिस्सा है ना, वही है। इसलिए रण और टाट, टाट को कहता है टाटरिया अपनी भाषा में अपने गए तो रण और टाट क्या है, यह भी आपको ध्यान रखना है। यह एक प्रकार की क्या है बेटा, यह एक दलदली भूभाग है, जहां लवणीय
जो लवणीय झील के रूप में विकसित होता है, जो एक लवणीय झील के रूप में क्या होता है बेटा, विकसित होता है। फर्क क्या है, ये एक मीठे पानी की जगह है, खारे पानी की जगह है। यस, और कृषि के लिए क्या होगा ये बेटा, अनुपजाऊ भूभाग है। कृषि के लिए क्या है, अनुपजाऊ भूभाग है। बस लास्ट लाइन लिख देता हूं, मरुस्थल पड़ा और अपन ने धोरों का नहीं जिक्र किया, ऐसा नहीं हो सकता। धोरों को यहां पे बालू का स्तूप कहा जाता है, धरियन कहा जाता है। क्लियर बात है। तो हम लोग अगर बात करें बालू का स्तूप की, और बालू का स्तूप की बात करें तो यहां कौन कौन से पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार आकृति का बरखान, ये भी डिटेल से पढ़ेंगे आगे। और कौन सा पाया जाता है बेटा यहां पे, सीफ। और कौन सा पाया जाता है, पैराम्बोलिक। और कौन सा पाया जाता है यहां पे, अनुप्रस्थ। और कौन सा पाया जाता है बताइए मुझे, अनुदैर्ध्य, दैर्ध्य। वह कौन सा पाया जाता है बेटा, नाम जितने लिखो इतने कम है, काफी है। बालू का स्तूप आदि, प्रवल्यकार बहुत सारे ऐसे पाए जाते हैं। ये था बेटा भारत का महान मरुस्थल, इतना ही है। ठीक है बेटा। और ऐसे देखा जाए तो बहुत कुछ है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे तो थोड़ा उचित रहेगा, क्योंकि इसकी ज्यादातर जानकारी हम राजस्थान के संदर्भ में लें और वहां ज्यादा देखने को मिलती है। क्लियर बात है बेटा? ओके, चलो इस क्लास को यहीं रोकता हूं मैं ना।